तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। देखिए, कोई भी डिवाइस होती है या कोई भी अप्लायंसेस होती है, जैसे जैसे उसके अंदर से करंट फ्लो करता है वो डिवाइस गर्म होना शुरू कर देती है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बहुत कम गर्म होती है, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होती है। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो हम प्रेस के लिए, घरों में कपड़े प्रेस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं, हम उसको जैसे ही स्विच में लगाते हैं तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वो हीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? देखिए, इसके पीछे का जो मेन कारण होता है वो रेजिस्टेंस होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, जो भी एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उस डिवाइस के अंदर, वो कितना ऑफर किया जा रहा है और वो रेजिस्टेंस रेस्पॉन्सिबल हो रहा है कि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस होगी या कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। तो जो जूल्स साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया कि एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव लाया है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तीन फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट फैक्टर हमारा होता है जो उसके अंदर से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा, वो जो डिवाइस है या जो कंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और तीसरा, कि जो करंट है वो कितने टाइम के लिए उस डिवाइस से या उस कंडक्टर से कितने टाइम के लिए करंट उस डिवाइस के अंदर से फ्लो कर रहा है। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर के द्वारा या किसी भी डिवाइस के द्वारा, वो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको तीन फैक्टर्स बताए। तो तीन फैक्टर्स में पहला फैक्टर हमारा ये है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है कि जो उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। हीट को हम यहाँ पे H से डिनोट कर रहे हैं। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करंट के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यानी जितना हाई एम्पियर का करंट होगा उतनी ही ज्यादा हाई क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। दूसरा फैक्टर है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये भी इसके साथ भी ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। H is directly proportional to R. This is the relation number first and this is the relation number second. And here third one is time period, time for which electric current pass, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास H is also directly proportional to T। तो हमारे पास यहाँ पर तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हमारा करंट है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने एक सेल या बैटरी के साथ में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो फर्स्टली डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक करंट, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है उसके ऊपर। जितना ज़्यादा हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा हमारा है टाइम पीरियड, यानी कि जितनी देरी के लिए, यानी कि ज़्यादा देरी के लिए अगर इसके अंदर से करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर से, तो उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, हमारा प्रोड्यूस होगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो हमारा हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करूँ यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड H is directly proportional to I square RT। H is directly proportional, फर्स्ट रिलेशन में देखिएगा हीट I स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ और यहाँ पर टाइम के साथ में। तो मैं इन तीनों इक्वेशन से ये लिख सकता हूँ कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर RT के। तो यहाँ पर देखिएगा, आगे देखते हैं हम कि जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वालिटी का साइन यहाँ पे आएगा, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है वो आती है H इज इक्वल्स टू K I स्क्वायर RT। और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो K की यहाँ पर वैल्यू है हमारी वो होती है 1। K इज इक्वल्स टू 1। दिस एम्प्लाइज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो H है हमारा वो किसके इक्वल है, I स्क्वायर RT के। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये क्या कहता है कि जब भी किसी भी डिवाइस के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो डिवाइस गर्म होना शुरू हो जाती है। दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कुछ डिवाइसेस ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो बहुत कम गर्म होती है। इसके बाद में हमें एक चीज़ को और समझना है यहाँ पे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, डिवाइस गर्म हो क्यों रही है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो मेन रीजन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे है, देखिएगा कि हमारे पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे अवेलेबल है तो जैसे ही हम इसको किसी सेल या बैटरी के साथ में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद में तो इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तो जब यहाँ पर बहुत मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, तो एक साथ जब मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। और कोलिजन से क्या होगा, कोलिजन से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो चार्ज यहाँ पे उसे फ्लो करने में क्या होगी, रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी। और यानी कि ऑब्स्टेकल्स आ रही है तो यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्योंकि कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का आपस में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाएगी रेजिस्टेंसेस के लिए, कि रेजिस्टेंस क्योंकि जो चार्ज है वो फ्लो करे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगी, वर्क में, जिससे चार्ज हमारा क्या करे, फ्लो करे। जब रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सप्लाई की जा रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन यानी कि जो चार्ज है हमारा वो फ्लो करे, जो कोलिजन्स के कारण क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, हमारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और वही वर्क हमारा हीट एनर्जी में क्या हो रहा है, हमें वापस मिल रहा है, या हमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मेन जो कारण है हीट एनर्जी का हमारा वो क्या है, वो हमारा जो रेजिस्टेंस कोलिजन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, वो हमारा मेन रीजन है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है वो जो अमाउंट ऑफ करंट, जो चाहे वो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, यानी जितना हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक साथ मूव करेंगे। और जब हमारे पास में टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, तो जब टाइम पीरियड हमारा ज़्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट या जो भी अमाउंट ऑफ करंट होगा हमारा, वो उसके अंदर से बहुत लंबे टाइम के लिए फ्लो करेगा, तो उससे भी हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी हमारी वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो V होता है हमारा वो IR के इक्वल होता है।
V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से हम I की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। I इज इक्वल्स टू V बाय आर। इस वैल्यू को इस रिलेशन में हम पुटअप करेंगे तो H यहां से क्या निकल के आएगा हमारा, V स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इंटू में टी। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। दो रिलेशन है हमारे पास, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा रिलेशन है H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। अब एक रिलेशन के अंदर तो H जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ में, एक रिलेशन है H है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के साथ में। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है यहाँ पे कि जो वोल्टेज है हमारी, जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, यानी कि V इज इक्वल्स टू जो आई आर है। अब कांस्टेंट है, आप लोग सोच रहे होंगे अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है तो देखिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है then there is decrease in the I, और अगर I यहाँ पे बढ़ रहा है then there is the increase in R। तो दोनों रिलेशन जो है वो क्या है हमारे, वो वैलिड है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो रिलेशन है, एक H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और एक है H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। तो ये हमारा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप आशा करता हूँ कि आपकी समझ में वीडियो आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।